सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और राजुल का प्यार भरा नमस्कार। कैसी हो राजुल? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ, लेकिन आपके चेहरे में कहीं कहीं मुझे थोड़ी सी उदासी या परेशानी लग रही है। परेशानी इसलिए है ना, देखिए ना, अब कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, एकदम से बढ़ गई है। लग रहा है कि अभी अप्रैल में ये हालत है तो फिर आगे के महीनों में क्या होगा। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही की। जब मैं आपसे सुबह मिली थी तब आप मुझे बराबर यही बात कह रही थी, मुझे देखकर कि आप पसीने में भीगी हुई क्यों है मंदाकिनी जी, है ना? लेकिन अभी आप बिल्कुल फ्रेश लग रही हैं। अभी फ्रेश लग रही हो ना, आप ही की तरह। भाई संगत का असर है, देखिए, है ना? जब दो सखियां आपस में मिलती हैं और तो उनका गुण जो है वो एक दूसरे पर आता ही है और जब सखियों से मिलने की बात होती है ना, तो जैसे थोड़ी जो परेशानियां या कुछ होती है ना, वो कहीं दिमाग में पीछे चली जाती है। हाँ। और उस समय तो बस बिल्कुल एक जोश रहता है। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। जब हम अपने मनपसंद सखियों से मिलते हैं या लोगों से मिलते हैं तो हम जितने परेशान होकर घर से निकलते हैं ना, वो परेशानी तो एक तरफ हो जाती है और हम उनकी खुशियों में शामिल हो जाते हैं, हालचाल पूछने में लग जाते हैं और भी बातें हो जाती हैं कि जैसे कि क्या चल रहा है घर में, बच्चे कैसे हैं, पतिदेव कैसे हैं, है ना? बहुत सारी बातें हम करने लग जाते हैं और अपनी परेशानी को भूल जाते हैं। बिल्कुल भूल जाते हैं, लेकिन हम ये याद दिला दें कि हम आज क्या क्या बात करने वाले हैं। बिल्कुल हम भूलने वाले नहीं है कि आज जो विषय हम लेकर आए हैं उनसे अपने श्रोताओं को अवगत जरूर कराना है। तो बताइए आप क्या क्या लेके आए हैं आज? आज हम सुरक्षित मातृत्व दिवस के बारे में बात करने वाले हैं। ये राष्ट्रीय दिवस है और एक और राष्ट्रीय दिवस है आज पालतू पशु दिवस। बिल्कुल। तो इसके साथ हम और मंदाकिनी जी एक बहुत खास चीज के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, आप मेरे लिए लेकर भी आई हैं। जो परिधान आपके ऊपर बहुत सूट करता है। हाँ, कलमकारी साड़ी। मुझे पता था कि आप मेरे लिए जरूर ये साड़ी लेकर आएंगी, है ना? तो आज कलमकारी साड़ी पर हम बात करेंगे और अपनी सखियों को लिखना है कि कलमकारी साड़ी क्या उनके पास है, अगर है तो किस कलर की है, उन्होंने कब पहना, उससे जुड़ी कुछ याद किसने गिफ्ट दी, उनकी मम्मी ने, पापा ने या पति देव ने। या जो नई नई शादीशुदा लड़कियां हैं वो भी बता सकती हैं कि क्या उन्हें कलमकारी साड़ी गिफ्ट में मिली। और मंदाकिनी जी, हमारी बहुत सी सखियां तो इतनी ज्यादा कलाकार भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, तो हो सकता है किसी ने बनाई भी हो, किसी ने कोशिश की हो बनाने की और बड़ी खूबसूरत साड़ी बनी हो। तो अगर ऐसा है तो वो भी हमें बताएं। और आज हम सखी विशेष के अंतर्गत मूर्तिकार लतिका कट्ट के बारे में बात करेंगे। अरे वाह, बहुत ही सुंदर आज हम बातचीत करेंगे, क्योंकि जो ललिता जी हैं वो बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाती हैं और मूर्ति बनाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। राजुल, अच्छा बताइए, जियारा लहराया कि नहीं लहराया? वही तो मैं कहने वाली थी कि अभी हम गर्मी की हाई तौबा मचा रहे थे और आपने ठंडी ठंडी हवा चला दी, है ना? इसीलिए तो कितना सुकून मिला है, आप नहीं जानती है। पूछिए हमारी सखियों से कि ये गीत सुनकर उनको कितना सुकून मिला होगा। अभी रसोई में भी होंगी कुछ सखियां, खाना बना रही होंगी, पसीने से लथपथ होंगी, है ना? तो ऐसी स्थिति में अगर हमने प्यारा सा गीत उन्हें सुनाया है तो कहीं ना कहीं वो ठंडक उन्होंने महसूस की होगी। ये तो जज्बातों की ठंडक है और ये तो पहुंच ही जाती है। वैसे जो ये ठंडक है, ये एहसासों की ठंडक हमें देते हैं हमारे पालतू पशु। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब बात ठंडक की या एहसास की चल रही है ना राजुल, तो हमें अपना ध्यान तो रहता ही है अपने बच्चों का, पतिदेव का, घर के सदस्यों का, कि उन्हें हम एक अच्छा माहौल दें या ठंडे माहौल में बैठाएं। लेकिन हमारे घर के जो पालतू हैं उनके बारे में भी हमें फिक्र करनी चाहिए कि अगर हमने उन्हें रखा है, उन्हें पाला है, तो फिर उनकी सेवा करना हमारा फर्ज बन जाता है, क्योंकि एक ऐसी जिम्मेदारी है, फिर वो पूरे जीवन भर चलती है जब तक कि वो जिंदा है। बिल्कुल। तो ये जो 11 अप्रैल का दिन है, ये नेशनल पेट डे यानी राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पशु कल्याण अधिवक्ता और पालतू पशु विशेषज्ञ कोलिन पैगे ने 2006 में राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस की स्थापना की थी। और घर में मौजूद ये पालतू जीव सच्चे दोस्त बन जाते हैं राजुल, और बिना शर्त प्यार देते हैं। पेट्स जो है खुद से प्यार करने के साथ ही सहयोग करना भी सिखाते हैं और यूं तो जीवों के लिए प्यार जताने के लिए हर दिन है, लेकिन खास दिन तो है ही कि जब हम समझें कि हमारे उनके हर सुख और दुख को हमें समझना है। देखिए हमारे साथियों ने कितने सारे ये संदेश भी भेजे हैं। हाँ, ये कह रहे हैं कि अरण्य में स्वर
रहने वाले सजीवों को पशु कहते हैं। इंसान से सदियों से उन्हें अपनी स्वार्थ परमार्थ के लिए पालतू बनवा दिया है। कभी प्यार से दया भाव दिखलाकर तो कभी ज़बरदस्ती धाक दिखलाकर। ज़्यादातर इंसान पशुओं की भावनाएं समझकर उनसे सहानुभूति से पेश आते हैं और पशु भी अपने मालिक को प्यार करते हैं। दोनों एक दूसरे के काम आते हैं। पशु बोल तो नहीं सकते लेकिन कृति से कई बातें सूचित करते हैं। उनकी मुख भाषा पहचान लेना, उनके साथ प्यार से बर्ताव करना, उनका सही तरीके से पालन पोषण करना, यही राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस का प्रमुख बोध उद्देश्य है। बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पशु पक्षी हमारे पर्यावरण मित्र हैं और उनके पालने से हमारे दुग्ध उत्पादन स्वरूप श्वेत क्रांति की शुरुआत होती है। जिन्हें पालने की आवश्यकता नहीं होती वे तो घर में ही नहीं अपितु बाहर सड़कों पर भी कुत्ते, बिल्ली, सांड आदि के रूप में टहल ही रहे हैं। किंतु जिन्हें हम पालते हैं उन्हें हमारे हित प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए रहते हैं। ऐसे ही पशुओं का ये दिन आज का राष्ट्रीय पशु दिवस है। ध्यान रहे कि इनकी सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा पशु चिकित्सा सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। और ये बात तो है कि जब ये आज का ऐसा दिन है कि सभी जो पशुओं को प्यार करने वाले हैं वो सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं। वैसे तो हर दिन है जैसा कि अभी आपने कहा था, लेकिन ये जागरूकता एक रहे कि अगर आपने कोई पेट पाला है तो उसके प्रति आपकी क्या क्या जिम्मेदारी है ये आपको पता रहे। हाँ, जैसा कि हमारे राजुल कई बार पता है क्या होता है, मैंने ऐसे भी घर देखे हैं। मान लीजिए आपने किसी कुत्ते को पाला और आप चाहते हैं कि वो जो डॉग है, वो जो डॉगी है हमारे हिसाब से चले। अब जानवर है, वो नहीं समझ पाता तो उसने आपकी बात को नहीं माना तो लोग पीटने लग जाते हैं, डंडा लेकर पिटाई कर देते हैं। ऐसे भी घर हमने देखे हैं जहाँ जानवरों को प्रताड़ित किया जाता है। हाँ, तो ये बहुत बहुत बड़ा अपराध है। बिल्कुल। और एक हमारे साथी कह रहे हैं कि हम अपने पास पालतू और पशुओं का अच्छे से ध्यान रखें, उनका ख्याल रखने के विषय में जागरूक हो। तो मुझे तो लगता है सब पालतू पशु नहीं, गर्मी आ रही है तो सड़क के पशु पक्षियों के लिए भी हमें पानी या खाने का ध्यान रखना चाहिए। और इन्होंने कहा है कि और अगर पालतू पशु भी पाल रहे हैं तो उनके लिए भी हमें इंजेक्शन और उनके खाने पीने इन सब चीज़ों की ध्यान रखना चाहिए जैसे अपने घर के बच्चे क्या रखते हैं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और अब ये एक श्रोता कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पशु पालतू दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हम अपने पास पालतू और पशुओं का अच्छे से ध्यान रखें, उनका ख्याल रखने के विषय में जागरूक हों। और मुझे तो लगता है कि सब पालतू पशु नहीं, गर्मी आ रही है तो सड़क के पशु पक्षियों के लिए भी हमें खाने पीने का ध्यान रखना ही चाहिए। और अगर हम पालतू पशु को पाल ही रहे हैं तो उनकी भी ऐसे देखभाल करनी चाहिए जैसे हम अपने घर में किसी बच्चे की करते हैं। उसी प्रकार उनके खाने पीने, उनके बाकी चीज़ों का, उनके इंजेक्शन का, उनकी दवाओं का हमें ख्याल रखना चाहिए। जैसे हम अपने घर के बच्चे का ख्याल रखते हैं तो हमें पालतू पशु की देखभाल बहुत अच्छे से करनी चाहिए, उन्हें खुश रखना चाहिए और खुद भी खुश रहना चाहिए। और एक संदेश बड़ा प्यारा सा है। कह रही हैं हमारे एक साथी कि हमने भी एक पर्शियन बिल्ली बिल्कुल वाइट कलर की पाली है, उसका नाम है केटी। अगले महीने मई में वो 1 साल की हो जाएगी और मेरी पत्नी और बच्चे उसका जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहे हैं। अरे वाह, तो उसका जन्मदिन मनाइए प्यार से। अपनी केटी या किट्टी जो भी नाम आपने रखा है उसको प्यार से रखिए, दुलारिए, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा राजुल, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको कौन सा पेट पसंद है, आप क्या पालना चाहती हैं? पेट पालने के नाम पर देखिए लोग मछली भी पालते हैं, मछलियाँ भी पालते हैं, कछुए भी पालते हैं, खरगोश भी पालते हैं। मैंने भी मछलियाँ और ये कछुए ये एक बार रखे थे घर में। लेकिन एक बात जो बहुत ध्यान रखने वाली है कि अगर आप घर में किसी जीव को रख रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि वो आपकी तरह ना तो खाते पीते हैं, ना आपकी तरह चलते फिरते हैं। तो उनके लिए आपको अलग से समय देना होगा। और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो उनका ख्याल रखना होगा, ये घर में पड़ी हुई कोई चीज़ नहीं है। उनका ऐसा ख्याल रखना होगा कि उनके खाने पीने से लेकर उनकी सभी सुविधाओं का आप ध्यान रख पाएँ, तभी पेट पाले जाएं। इसीलिए जब ऐसा लगा कि नहीं कर पा रही हूँ तो मैंने उन्हें दे दिया। वैसे मंदाकिनी जी कुछ बातें हैं कि जो ध्यान रखनी चाहिए कि अगर घर में पेट्स हैं तो ये कि अगर उनके संपर्क में आए तो अपने हाथ अच्छी तरह से धोएं। ये बहुत ज़रूरी है। और जो अगर खासतौर से गर्भवती जो महिला है और जो जिनकी इम्यूनिटी कम है, ऐसे लोगों को तो और भी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अपने पालतू जानवरों को स्वच्छ और स्वस्थ रखें और उनका टीकाकरण भी आपको समय समय पर कराना है। साथ ही जब आपके बच्चे जानवरों के साथ बातचीत कर रहे हो, खेल रहे हो, तो आपकी निगरानी उन पर होनी चाहिए। बिल्कुल। और एक और बात यह है कि बच्चों को अपने पालतू पशुओं को चूमते हैं हम लोग, है ना, खूब प्यार करते हैं, तो जानवरों को छूने के बाद अपने
हाथ या अन्य वस्तु को मुंह में डालने से रोकना होगा। और ये जो चूमने वाली जो हमारी प्रवृत्ति, इसको भी रोक लगानी होगी। बहुत सारे इन्फेक्शन इससे होते हैं। प्यार करिए, हाथ से उन्हें दुलार सकते हैं और वो ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद आपको हाथ ज़रूर धोना है। तो जो गर्भवती स्त्रियां हैं या जो छोटे बच्चे हैं उनको भी बचाना है ना? हाँ, तो राजू देखिए, अभी भी हमारे श्रोता लगातार अपने संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं और वो पशु दिवस के बारे में, पालतू पशु दिवस के बारे में हमें लिख भी रहे हैं। और हम अपने श्रोताओं से कहना चाहते हैं कि अगर आप वो लिखते हैं तो कलमकारी साड़ी के बारे में लिखें और वो बताएं कैसी साड़ी उनके पास है, क्या है। और सुरक्षित मातृत्व दिवस पर भी बहुत बातें वो लिख सकते हैं। फिलहाल कुछ संदेश आए हैं हमारे पास। एक श्रोता लिखती हैं कि मंदाकिनी बहना, राजुल बहना जी को नमस्कार, स्नेह और ठंडी ठंडी चली ये हवा गीत सुनकर वाकई गर्मी से राहत मिली है और आज के विषय भी बहुत बढ़िया है। आप बहनों बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे यहाँ एक डुग्गी डॉगी है जो हमें समय का ध्यान दिलाती है, मानो हमारे घर की घड़ी वही है। हमको मालूम पड़ जाता है कि इतने बजे हैं। अरे वाह। हमारी एक साथी कह रही है कि कुछ सालों तक हमारे परिचित ये कहा करते थे कि आप मुंबई चले जाओ, वहाँ का मौसम बहुत अच्छा सदाबहार है मौसम। अब हम कहाँ जाएंगे, आपके यहाँ तो अभी इतनी गर्मी पड़ रही है, मई जून में क्या होगा। मुंबई आना प्रोग्राम रद्द कर दिया है। रद्द ही कर दिया है। अरे गर्मी से क्या डरना, गर्मी है तो हम भी तो हैं सखिया। सर्दी गर्मी तो चलती है, ये तो एक मौसम है, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी बरसात। आइए और मुंबई आने का अपना प्रोग्राम को रद्द मत कीजिए। एक श्रोता लिखते हैं कि जहाँ तक पालतू पशुओं की बात है, हमारे पास न कोई पालतू पशु है न पालतू पंछी। सोसाइटी में रहते हैं कुछ परिवार के पास पालतू पशु, जिनमें ज्यादातर गाय होती है। दूध धोकर सुबह से शाम तक मोहल्ले में छोड़ देते हैं। उन्हें सोसाइटी में रहते परिवार के घर से रोटियां खाने को कुछ वस्तुएं मिल जाती हैं। अब वो गाय इतनी सयानी हो गई कि हमारे घर के मेन डोर के खुलने की आवाज़ सुनते ही सामने खड़ी हो जाती हैं। जब तक कुछ खाना न दो तब तक वो हटती नहीं है। खैर, एक बात तो मैं कहना चाहूंगी राजू कि गाय तो घर के आगे आके खड़ी होती है या कुत्ता है आपके घर के आगे आता है, अगर आप उन्हें रोटी डालते हैं उनको भी एक आस होती है, एक विश्वास होता है कि इस घर से हमें कुछ खाने को मिलेगा। लेकिन जो लोग पालतू पशुओं को आवारा छोड़ देते हैं वो गलत बात है। वो गलत बात है ना। वो सड़क डोलते रहते हैं, कई बार दुर्घटना का कारण बन जाते हैं यही कुत्ते या गाय, है ना, या सांड है। तो इन्हें आप ऐसे आवारा मत छोड़िए। जब आपने दूध दोह लिया उसके बाद भी इनकी कोई व्यवस्था तो कीजिए कि इनको कहाँ रखना है, कैसे रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत जागरूकता बहुत जरूरी है। और छोटे शहरों में अक्सर होता है कि इस तरह के पशु जो है आवारा होकर सड़कों पर घूमते रहते हैं और वो दुर्घटना का कारण भी बन जाते हैं। बिल्कुल। और ये बात, इसके साथ साथ ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जैसे कुछ लोगों को देखा है कि पेट्स के लिए वो उनके मन में इतना प्यार होता है कि जब वो खाना देने पर आते हैं तो वो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने बच्चों को नहीं करते हैं, बच्चों की तरह ही प्यार करते हैं। हाँ, और उस प्यार में वो खिला खिला के पेट्स को ये भी नहीं देखते। कई बार ऐसा होता है कि पेट्स को कुछ डाला आपने खाने के लिए और आपको लगा कम है, आपने उसके ऊपर और डाल दिया। अब पेट्स ने नीचे का खा लिया, अब आपको लग रहा है ये इसने खाया नहीं, शायद बाद में खाएगा, और पता चला कि उसमें जो है कुछ फंगस भी लग सकती है, कीड़े भी लग सकते हैं, तो उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है। तो बस नाप तोल के, जैसा हमारा जितना है कि भूख के बाद मन नहीं करता, वैसे ही उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। बचा हुआ खाना इस तरह से नहीं डालना चाहिए कि उसमें फंगस आ जाए या बदबू मार रहा है या सड़ जाए। आप ताज़ा खाना डालिए। जो पशु बाहर भी घूमते हैं या आपके अपने घर के पालतू पशु हैं, उनको स्वच्छ खाना खाने को मिले, है ना। हाँ मंदाकिनी जी, हम आज सखी विशेष में मूर्तिकार ललिता कट्ट के बारे में बात करने वाले हैं। और हमारे साथियों ने भी, कुछ साथियों ने उनके बारे में लिखा है कि वो कैसे देहरादून में पली बड़ी थी। एक भारतीय मूर्तिकार थी ललिता कट्ट और लतिका कट्ट, और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की विजेता थी वो। उनकी विशाल मूर्तियों और सार्वजनिक हस्तियों की प्रतिमाओं के लिए जो उनको शोहरत मिली थी, साथ ही उनकी पहचान एक ऐसे मूर्तिकार के रूप में बनी जो प्रकृति को उसके जैविक रूपों में कैद करने में सक्षम थी। बिल्कुल सही कहा। और पत्थर पर नक्काशी हो या फिर धातु की ढलाई या फिर कांस्य मूर्तिकला, उन्हें हर क्षेत्र में महारत हासिल थी। और 20 फरवरी 1948 में उनका जन्म हुआ था लतिका जी का, और वो देहरादून में, जैसा कि आपने भी बताया कि वो देहरादून में पली बड़ी, और अक्सर अपने वनस्पति शास्त्री पिता
पिता के साथ ट्रैकिंग पर वो जाती थी, और वहीं से उन्होंने हर चीज़ को बारीकी से देखना सीखा था। और देहरादून में पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ललित कला में स्नातक की उपाधि प्राप्त की, और एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा से ललित कला में स्नातकोत्तर किया, एमए किया, और बाद में उन्हें स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट लंदन में एक शोध छात्रवृत्ति भी मिल गई। और वास्तविक लोगों की मूर्तियां बनाती थी। उनके ज़्यादातर विषय उनके रिश्तेदार, दोस्त और छात्र होते थे। उन्होंने मूर्तियां बनाने के लिए, कांस्य खरीदने के लिए, कांसे की मूर्ति बनाती थी तांबे की, तो पैसे नहीं थे, तो उसके लिए उन्होंने साड़ियाँ तक बेची, और पैसों की कमी की परवाह किए बगैर उन्होंने अपना ये सफ़र जारी रखा। गाय के गोबर से उन्होंने प्रयोगात्मक कार्य शुरू किया और उससे मूर्तियां बनानी शुरू कर दी थी। ये बात सच है कि 1970 के दशक में उन्होंने गाय के गोबर और कागज जैसी किफायती सामग्रियों से भी कलाकृतियां बनाने के प्रयोग करने में एक महारत हासिल की। और उनकी पसंद की सामग्रियों में पत्थर है, संगमरमर है, ये सभी शामिल थे, जिनसे उन्होंने प्रतिष्ठित काम अपने पूरे भी किए। और उनको कई सम्मान मिले, जिनमें ललित कला अकादमी नई दिल्ली से राष्ट्रीय पुरस्कार भी शामिल है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर मकर संक्रांति नाम की उनकी कांस्य कृति थी, वो बहुत मशहूर हुई थी, और इसके लिए उनको बीजिंग आर्ट बिएनले पुरस्कार भी मिला था। उन्होंने नई दिल्ली में जो विश्वविद्यालय है जामिया मिलिया इस्लामिया, उसमें भी पढ़ाया, और ललित कला विभाग में भी पढ़ाया, और अपना समय दिल्ली और बनारस में रहते हुए बिताया। और 25 जनवरी 2025 को 76 वर्ष की आयु में उन्होंने संसार को अलविदा भी कह दिया था। तो ऐसी थी वो मूर्तिकार, और बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां गढ़ा करती थी। तो अब हम बात करने वाले हैं उस चीज़ की जो मैंने अभी आपको दी है। वही तो मैं कह रही हूँ, आपने मुझे इतनी खूबसूरत साड़ी दी है जिसका नाम है कलमकारी साड़ी, है ना। और इतना प्यारा रंग लेकर आई हैं आप, हरे रंग की ये साड़ी लेकर आई हैं, और इसमें ये जो डिज़ाइन है ना, ये बहुत ही सुंदर लग रही है मुझे। उसके लिए मैं आपको शुक्रिया कहना चाहती हूँ, और हमारी सखियों से भी मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपके पास भी कलमकारी साड़ी है तो आपने उसे कब पहना, कैसे पहना, किसने दी, कब दी, ये जिक्र हमें करिए, बताइए। उस साड़ी से जुड़ी कुछ यादें होंगी आपकी कि कभी आपने उस साड़ी को कहाँ पहना था और कैसा आपको अनुभव हुआ था। और हम तो बात करेंगे ही कि परिधानों की दुनिया में अगर साड़ी की बात की जाए तो साड़ी हमेशा सबसे ऊपर रही है, और समय के साथ साड़ी ने अपना रूप बदला है राजुल। फिर भी जब भी पहनते हैं तो भारतीय संस्कृति की पहचान कहते हैं कि दूर से ही झलकने लगती है। बिल्कुल। और इसी पहचान का एक विशेष अंदाज है कलमकारी साड़ियाँ, जो परंपरागत और मॉडर्न दोनों स्टाइल को अपने में समेट लेती हैं। तो कलमकारी साड़ियाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की एक प्रसिद्ध पारंपरिक कला कलम कला से बनाई जाती है ना। और हमारे जो साथी हैं वो भी इस बारे में बहुत सारी जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे हैं। एक साथी कह रहे हैं कि साड़ियों की दुनिया कलमकारी साड़ी, भाई वाह क्या बात है। साड़ी और कलम एक शरीर पर धारण की जाती है, और दूसरी ओर कलम लेखन कार्य हेतु लेखकों के बीच लोकप्रिय है। भले ही वो अब आजकल कागज़ पर कम, मोबाइल पर ज़्यादा चलाई जा रही है, लेकिन आज कलम की कलमकारी साड़ियों पर भी देखेंगे। बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल सुनेंगे आप इस पर चर्चा। और अगर आपके घर में आपकी पत्नी के पास कलमकारी साड़ी है तो उसका जिक्र भी करें, या नहीं है, या आपकी पत्नी ने कभी जिद की और इस बात पर बहस हो गई, उसका भी जिक्र आप कर सकते हैं। तो जिस साड़ी का हम जिक्र कर रहे हैं वो प्राचीन भारत में जैविक रंगों और प्राकृतिक साधनों का उपयोग करके पेंटिंग की कला बहुत ही लोकप्रिय थी। और उस समय पेंटिंग में देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाया जाता था। तो कलमकारी कला में प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, जो पौधों, खनिजों और अन्य जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनसे प्राप्त होते हैं। और कलमकारी की 2 मुख्य शैलियाँ हैं, जो आप बताइए कौन कौन सी हैं। ये देखिए ना, हमारे साथी ने संदेश भी भेजा है। क्या भेजा है बताइए। कि भारत में कलमकारी कला की 2 विशिष्ट शैलियां हैं, श्रीकालहस्ती शैली और मछलीपट्टनम शैली। कलमकारी की श्रीकालहस्ती शैली, जिसमें विषय को स्वतंत्र रूप से चित्रित करने और रंग भरने के लिए कलम या कलम का उपयोग किया जाता है, पूरी तरह से हाथ से बनाई जाती है। ये शैली मंदिरों और उनके संरक्षण के इर्द गिर्द पनपी, और इसके लिए इनकी एक अलग ही पहचान थी। स्क्रॉल, मंदिर की लटकन, रथ के बैनर और इसी तरह की जो पौराणिक क्लासिक से लिए गए देवताओं और दृश्यों को ऐसे इन चीज़ों में दर्शाया जाता है। बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। और कलमकारी साड़ियों की जब हम बात कर रहे हैं तो इन्हें हाथ से बनाया जाता है, और इस कपड़े को डिजाइन या कलम या ब्रश से खींचा भी जाता है। हम एक प्रकार भूल गए जो इन्होंने
उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया। जैसे कि दूसरा एक है जो मछलीपट्टनम। तो मछलीपट्टनम कलमकारी में ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसमें लकड़ी के ब्लॉक से कपड़े पर डिजाइन बनाई जाती है। तो हम बात कर रहे थे कि कलमकारी साड़ियों को हाथ से बनाया जाता है ना राजुल। तो जो आप ये साड़ी मेरे लिए लाई, ये भी तो हाथ से बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर है। और देखिए ना, इन साड़ियों में कपड़े का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कॉटन की हो, सिल्क की हो या अन्य प्राकृतिक कपड़ों पर कलमकारी साड़ियाँ हो वो बनाई जाती हैं। और डिजाइन जो गहरे रंगों की होती है और एक अलग सी उनमें पहचान दिखती है, एक अलग लुक नजर आता है। बिल्कुल। एक साड़ी को बनाने में काफ़ी समय लगता है क्योंकि पहले कपड़े की प्रतिरोधी रंगाई होती है, फिर हाथ से छपाई की जाती है। पेंटिंग करने से पहले और बाद में बहुत सारे उपचार किए जाते हैं, मतलब जिस कपड़े को आप वो कर रहे हैं। फिर कपड़े को जो जितना आप ट्रीटमेंट कर लेते हैं उसके बाद फिर उसकी जो उसमें आप कलर लगा रहे हैं उसकी गुणवत्ता के आधार पर रंग बदलते हैं। बिल्कुल सही। इन सभी बहुत मेहनत लगती है राजू, इन सभी में बहुत मेहनत का काम है, समय भी बहुत लगता है। और साड़ी बनाने वाले जो उपकरण है या कच्चा माल है वो दोनों प्राकृतिक चीजों की मदद से हाथ से इन्हें बनाया जाता है। और ये जो साड़ी बनाने वाले उपकरण और कच्चा माल है ये भी प्राकृतिक ही होते हैं। इसमें जो बांस की कलम है वो छपाई प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण उपकरण होता है। ये बांस की ईख से बनता है। एक सूती कपड़े को ईख पर लपेटा जाता है और इसे सूती धागे से लपेट दिया जाता है। तो फिर रूपरेखा और रंग भरने की प्रक्रियाओं के लिए 2 तरह के कलम तैयार कर लिए जाते हैं। बिल्कुल। और चित्रकारी के लिए जिस कपड़े का इस्तेमाल होता है उसे भी कई दिनों तक भैंस के दूध में भिगोया जाता है और इससे क्या होता है कि चित्रकारी करना बहुत आसान हो जाता है। तो और ये ऐसी होती है कलमकारी साड़ी। हाँ, और मंदाकिनी जी ये देखिए कि ये जो साड़ियाँ होती हैं ये आपके लुक को कैसे बदल देती हैं। आपके बिल्कुल जब पहनो व्यक्तित्व है उसमें एक अलग ही निखार नजर आता है इन साड़ियों को पहनने से, क्योंकि हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई साड़ियाँ हैं। हमारी जो कलाएं हैं, लोक कलाएं हैं, उनका इसमें विवरण देखने को मिलता है ना। तो इतने पुराने समय से ही बनती हैं राजुल, लेकिन आज तक ये पुरानी नहीं हुई है साड़ियाँ। और आजकल तो बहुत फैशन में भी। हाँ बिल्कुल। और जितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स हमारे घरों में होते हैं, त्योहार आते हैं या उत्सव में भी उत्सव होते हैं, उनमें हम इन साड़ियों को जरूर पहनते हैं। वही तो मजे की बात है। उत्सव पे भी कलमकारी साड़ी पहन लीजिए तो सच के खड़े हो जाएंगे। बहुत सुंदर लगते हैं। मंदाकिनी जी वैसे तो हमारे श्रोता सब गानों का सुनते ही बता देते हैं कौन सी फिल्म है। जैसे कि ये सूरज फिल्म का जो गाना भी हमने सुना, मोहम्मद रफ़ी, सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ, इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं ने बता दिया। अच्छा। हमारे एक श्रोता जानना चाहते हैं जो हमने सबसे पहले कार्यक्रम में गाना सुनवाया था, ठंडी ठंडी बरसा ही थी, वो गेस्ट हाउस फिल्म का गाना था। अच्छा। लता मंगेशकर का गाया हुआ। तो वो ये भी जानना चाहते थे। तो बहुत बारीकी से कार्यक्रम सुनते हैं, यहाँ तक कि जो हम वाद्य संगीत बीच में बजाते हैं ना अंतराल के दौरान, कई बार तो श्रोता उसका भी जिक्र करते हैं कि वो वाद्य संगीत बजाया जा रहा है। सही बात है ना। तो एक श्रोता लिख रहे हैं कि कलमकारी साड़ियाँ हाथ से छपी या ब्लॉक मुद्रित भारतीय वस्त्र है और ये अपने मूल्यवान कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। इसमें रंग, डिजाइन और प्राकृतिक रूपों का वर्णन शामिल है। कलमकारी साड़ियों में केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, जो इमली की कलम से सूती या रेशमी कपड़े पर एक प्राचीन हाथ की पेंटिंग होती है। वहीं एक लिखते हैं कि चित्रकारी होती है साड़ी में। अब रंग यदि प्राकृतिक हैं तो फिर पानी में जाने पर उनके छूट जाने का एक अलग भय रहता है। और इनकी यहाँ एक मऊ जिला है जहाँ सूती मवाली साड़ी भी बनाई जाती है, लेकिन इन साड़ियों का रंग नहीं जाता है ना। हाँ, और फिर ये भी बात है ना कि कीमती साड़ियाँ होती हैं। हम सिल्क पर बनाते हैं या कॉटन पे बनाते हैं और रोज में नहीं पहनने वाली होती, तो ज़्यादातर इन साड़ियों को अगर धोना है तो या तो लॉन्ड्री वॉश होता है, और अगर ऐसा नहीं है तो कुछ देर के लिए जैसे बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि कपड़े को पानी और नमक में नमक घोल देते हैं, डाल देते हैं। हाँ, और उसमें थोड़ी देर के लिए भिगो देते हैं जिससे कि ताकि उसका रंग नहीं निकलता है, पक्का हो जाए। तो इस तरह के जो हैंडमेड कपड़े होते हैं उनके लिए इस तरह का उपचार किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। या तो फिर आप ड्राई क्लीन करवाइए, क्योंकि कभी कभी ये साड़ियाँ पहनी जाती हैं। हम रोज तो पहनते नहीं इन साड़ियों को। और अगर जैसा कि दूसरा राजुल ने कहा कि आप नमक डालकर पानी में उसको भिगो सकते हैं साड़ी। कुछ लोग फिटकरी भी डालते हैं नमक के साथ, ताकि ताकि उसका कलर नहीं छूटे। हाँ, वो एकदम डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, वही बड़ा डर लगता है हमारी साड़ियों में रंग लग जाए या खराब हो जाए, रंग उतर जाए तो मन कितना दुखी होता है ना। बिल्कुल। इसलिए आप डरिए मत और इस तरह के उपाय आप कर सकते हैं। तो
अब तो हम अपनी उस बात के बारे में बात करने जा रहे हैं ना मंदाकिनी जी, जिसके बारे में हमारे श्रोताओं ने इतने सारे संदेश भेजे हैं। अच्छा, बहुत सारे तो संदेश। इसमें सखियां ज्यादा हैं या सखा ज्यादा हैं? सखी भी हैं, सखा भी हैं। आपको क्या बताऊं, मतलब इतने सुंदर सुंदर संदेश भी हैं सबके। हाँ, कि लग रहा है कि बस कितने ध्यान से इन्होंने। हाँ, देखिए ऐसा है ना, मैंने इसलिए पूछा था कि हम बात मातृत्व की करने वाले हैं, और सखियां जो कि मातृत्व से युक्त होती हैं तो वो अपनी बात रखना चाहती हैं। उन्हें पता है कि सुरक्षित मातृत्व दिवस क्या है, क्यों मनाया जाता है, इसकी इम्पोर्टेंस है, इसकी महत्वता क्या है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने विचार हम तक पहुंचा रहे हैं, है ना। तो आज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है, हम सभी जानते हैं। और हमारे एक श्रोता लिखते भी हैं कि मातृत्व दिवस की सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। और माँ बनने का ये जो सफ़र है, लिखते भी हैं, माँ ओ माँ, मृत्यु के कई रास्ते हैं, जन्म के लिए सिर्फ एक माँ है। एक और श्रोता है, उन्होंने ये लिखा है, जन्म के लिए सिर्फ एक माँ है। माँ बनने का ये सफर इतना आसान नहीं होता। गर्भावस्था और प्रसव के दौरान कई महिलाएं अपनी जान तक गंवा देती है। वे उस समय प्रसव पीड़ा को सहन नहीं कर पाती और असमय दुनिया को अलविदा कह देती हैं। केंद्र सरकार की तरफ से सुरक्षित मातृत्व के लिए कई योजनाएं चल रही हैं, जिनके सकारात्मक नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। हर साल 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद है जागरूकता फैलाकर मां बनने की प्रक्रिया में होने वाली मौतों को अंकुश में लाना। हाँ, है ना। तो ये बात इन्होंने बहुत अच्छी लिखी, बहुत अच्छी कही कि जो मातृत्व, माँ बनना आसान नहीं होता। जी। ये एक नया जन्म कहते हैं ना, माँ बनकर स्त्री का एक नया जन्म होता है। तो इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। ये गाना जितनी बार भी सुने ना उतनी बार मन कहीं और चला जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और वैसे तो हर दिन हम माँ को याद करते हैं, लेकिन इस गीत को सुनने के बाद एक अलग ही अनुभूति और माँ के प्रति हो जाती है, और आंखें मेरी तो नम हो जाती है ना। बिल्कुल। हमारी सखियाँ और सखा भी सुन रहे होंगे और यकीनन उनकी आंखें भी नम हो गई होगी। हमारे एक श्रोता ने संदेश भेजा है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस इसलिए महत्व का है क्योंकि होने वाली माता को सुरक्षित मार्ग तत्व के लिए जागरूक किया जाए और उनके स्वास्थ्य को पूरी तरीके से उनकी देखभाल की जाए। जो औरत माँ बनने वाली होती है, हम सबको उनके स्वास्थ्य का पूरे तरीके से ध्यान रखना चाहिए। उनकी समय समय पर जांच करते रहना चाहिए। अगर आप समय समय पर नियमित रूप से जांच पैसे देकर नहीं कर सकते हैं तो ये सारी जांच सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त भी की जाती है और साथ ही कुछ खर्च भी दिए जाते हैं। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में तो वहाँ भी आप जाकर उनका नियमित जांच कर सकते हैं। हम बता देते हैं, हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बातें बताई है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और देखिए, हम भी इनको बताना चाहेंगे कि जो भारत है में खासतौर से हमारे देश में सुरक्षित मातृत्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं राजन, कि जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान यानी PMSMA और सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना या फिर सुमन योजना जैसी योजनाएं भी लागू कर दी गई हैं। इनके द्वारा क्या है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी व्यापक और गुणवत्तापूर्ण जो प्रसव हो पूर्व उससे देखभाल की जाती है। मतलब उनका प्रसव से पूर्व देखभाल की जाती है और इसके लिए गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन भी किया जाता है। और ये रजिस्ट्रेशन सरकारी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या आंगनवाड़ी केंद्र में होता है। और जिन महिलाओं ने रजिस्टर नहीं किया है या उन्होंने जिनको रजिस्टर नहीं किया है, इन सेवाओं का लाभ वो फिर नहीं उठा सकती हैं। इसलिए ऐसी योजनाओं का लाभ मिले, ऐसा आप प्रयास करें और सरकारी और निजी जो चिकित्सक है उनके सहयोग से जाँच और दवाएं मुहैया भी करवा सकते हैं। बिल्कुल। और नवी तारीख सुरक्षित की गई है इसके लिए, जिसमें आप जाके जांच कराई जाती है। जो दूसरी तिमाही होती है उस दौरान अल्ट्रासाउंड, रक्तचाप परीक्षण जैसी ज़रूरी जांचें भी होती हैं और कुछ सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, कुछ दवाएं दी जाती हैं। और अगर छुट्टी है नवी तारीख को किसी माह की, तो जो अगला कार्य दिवस होता है उस पर ये सुविधा मिल सकती है। और हाँ, एक चीज़ और है, लाल और हरे रंग का जो स्टिकर होता है जो दिया जाता है महिलाओं को, जो MCP कार्ड होता है यानी मदर एंड चाइल्ड कार्ड जो दिया जाता है ना, जो प्रोटेक्शन कार्ड मिलता है रजिस्ट्रेशन के साथ, तो उस पर ये लाल और हरे रंग का स्टिकर लगा दिया जाता है। लाल रंग का स्टिकर ये बता देता है कि जोखिम है कुछ